नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से पहुँच सके। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो हमारा हरियाणा का भूगोल है उसकी कुछ वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आपको जियोग्राफी ऑफ हरियाणा के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर 10 से 12 वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, आप उनको देख लेना। आज की जो ये हमारी वीडियो है हरियाणा के वन विभाग से संबंधित रहेगी। आज की ये जो हमारी वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं इसमें आपको हर एक चीज़ को कवर करके बताऊंगी, तो आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखना है। तो चलिए आज की हमारी जो वीडियो उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा हरियाणा का वन विभाग है इसका जो हेडक्वार्टर है वो पंचकुला में है, आपको ध्यान रखना है। जो हरियाणा का वन विभाग है इसका जो हेडक्वार्टर है वह पंचकुला में है, और इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1989 को। ठीक है, ये HSSC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और आगे भी ये पूछे जाने की बहुत संभावना है, तो आपको ध्यान रखना है। जो हमारा हरियाणा वन विभाग है इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1989 को हुई थी। इसका ये विभाग बनाने का उद्देश्य क्या था? तो ये था वनों को बढ़ावा देना, और जंगलों में जल संरक्षण को बढ़ावा देना, और पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है वो है अशोक निगम। ठीक है, ये और आगे है प्रिंसिपल चीफ कन्वेटर, ये हमारी अमरिंदर कौर हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत की फर्स्ट महिला है जो किसी राज्य के वन विभाग के शीर्ष पद पर ये नियुक्त हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अमरिंदर कौर जी फर्स्ट ऐसी महिला हैं जो किसी राज्य के वन विभाग में शीर्ष पद पर नियुक्त हुई हैं। ठीक है, आगे है जो हमारा वर्तमान यानी कि जो अभी हमारा चल रहा है 2021 चल रहा है, इसमें वन मंत्री हमारे कंवरपाल गुर्जर जी हैं, और ये MLA कहाँ से हैं? जगाधरी यमुनानगर से ये MLA है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था तो हरियाणा में जो हमारे वनों का विस्तार था वो 3.9% था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत की पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए वनों का प्रतिशत होना चाहिए 33%, लेकिन हमारे हरियाणा में कितना परसेंट है? 3.9% था जब हमारा हरियाणा बना, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 21% है। ठीक है, और हरियाणा में वनों का विस्तार कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए, और हमारे हरियाणा में कितना है? 21% है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो वर्तमान यानी कि 2018-19 में जो हमारा वन विभाग है उसने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है, और उसमें बताया गया है कि जो हमारे हरियाणा है, हरियाणा में जो वनों का विस्तार है वो 1780 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये 4.03% है। अब देखिए, आपसे जो एग्जामिनर है वो पुराने वाली बुक से क्वेश्चन उठाकर पूछ सकता है, तो मैं आपको पिछले कुछ ईयर्स से जो हमारे वन विभाग ने रिपोर्ट सौंपी है वो बताती हूँ। देखिए, एक साइड लिखी हुई है वन रिपोर्ट, और एक साइड लिखा हुआ है वन का क्षेत्र कितना था। देखिए, वर्ष 2011 में जो हमारे वनों का क्षेत्र था वो 1608 किलोमीटर स्क्वायर था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2011 की वन रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र कितना था, तो कितना था वो? 1608 किलोमीटर स्क्वायर था। अगर आपसे 2013 का पूछ लिया जाए तो 1586 किलोमीटर स्क्वायर था। अगर 2015 का पूछ लिया जाए तो 1584 किलोमीटर स्क्वायर था, और अगर 2015-16 का पूछ लिया जाए तो 1748 किलोमीटर स्क्वायर था, और यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.95% था। ठीक है, और अगर आपसे 2018-19 का पूछ लिया जाए तो 1780 किलोमीटर स्क्वायर है, और यह पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 4.03% है। ठीक है, ये आपको ये जो हमारे डाटा है इनको ध्यान रखना है, और ये जो लास्ट वाले 3 हैं इनको जरूर ध्यान रखना है। एग्जामिनर इन 3 में से क्वेश्चन उठाकर आपसे जरूर पूछ सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं। वो कौन कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं अब हम उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, फर्स्ट है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसको बोलते हैं HSPCB, यानी कि हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म बनेगी, और इसको हिंदी में बोला जाता है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, इसका गठन किया गया था 1974 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पंचकुला में है, और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है वो हमारे अशोक खेतरपाल जी हैं। ठीक है, और जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम ये 1974 में आया था, और वायु प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम यह 1981 में आया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
वो हमारा फर्स्ट था। अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या ठोस कदम उठाया है। देखिए जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने ना पर्यावरण न्यायालय बनाए हैं। ये फर्स्ट बनाया है उन्होंने हिसार में और सेकंड बनाया है फरीदाबाद में। ठीक है, वर्तमान में पर्यावरण संबंधी जो केसों की सुनवाई है यह कुरुक्षेत्र में होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो ये हिसार वाला है ये हिसार में नहीं होती है, अब कुरुक्षेत्र में होती है इनकी सुनवाई। और 1998 में करनाल में स्पेशल पर्यावरण कोर्ट लगाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो ठोस कदम कौन कौन से उठाए गए हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। थर्ड है हमारा ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम की शुरुआत 1989 से 1990 में की गई थी। और जो ये ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा है इसके तहत क्या किया जाता है, जो वनारोपण में वृक्षारोपण किया जाता है। जो वन है वनों में क्या किया जाते हैं, वृक्षों को रोपा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो कुछ और कदम उठाए गए हैं वो है जैसे कि अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना लागू की गई है 1990-91 में। और इसका क्या है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग समूह के सहयोग से ये बनाई गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना की शुरुआत यह 1998 से 1999 में की गई थी। ठीक है, और यह लगभग 9 वर्षों तक चलेगी, 2006 से 2007 तक। और इसमें हरियाणा के 11 जिलों के 338 गांवों में वृक्षारोपण किया जाएगा। और यूरोपीय संघ ने इसमें साथ दिया है और महिलाओं की भागीदारी इसमें ज़्यादातर रही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी है कंडी योजना, इसमें जो विश्व बैंक है उसने सहयोग किया है। और यह जो शिवालिक क्षेत्र है हमारा पूर्व की साइड, वहाँ पर क्या है, शिवालिक क्षेत्र में वृक्षारोपण को किया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि वन वनस्पति योजना, इसकी शुरुआत 1 नवंबर 2003 को की गई थी। और ये इसमें क्या होता है, औषधीय पौधों से यह संबंधित है। ठीक है, जो ये हमारी वन वनस्पति योजना है यह 1 नवंबर 2003 को स्टार्ट की गई थी और इसमें औषधीय पौधे संबंधित है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है जैसे कि राज्य वन नीति 2006 में लागू की गई थी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज एसएससी में ये पूछा गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, हरियाणा में वनों का विस्तार को 20% करना। हरियाणा तरु दिवस की शुरुआत 15 जुलाई को की गई थी। हर घर घर हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में की गई थी। और हरियाणा में 3 करोड़ पौधे लगाए जाने इसके तहत तय किए गए थे। नेक्स्ट जो किया गया था वो है पौधागिरी अभियान की शुरुआत 15 जुलाई 2018 को की गई थी। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा गुरुग्राम से इसकी स्टार्ट की गई थी वृक्षारोपण को लगाने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो ये इन हरियाणा सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए गए थे ये आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाए और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आगे है जो 6th से लेकर 12th तक कक्षा के जो सरकारी व निजी स्कूलों के लगभग जो 22 लाख बच्चे हैं इसमें शामिल होंगे। और जो 3 वर्ष तक सभी बच्चों को 300 रुपये दिए जाएंगे। 1 वर्ष में 100 रुपये दिए जाएंगे और 6 महीनों में 50 रुपये दिए जाएंगे। जो भी उस एक पेड़ लगाएगा 6ठी से लेकर 12वीं तक का बच्चा, सरकारी स्कूल हो या फिर वो कोई प्राइवेट स्कूल हो, उसमें कितने बच्चों को शामिल किया गया है, लगभग 22 लाख बच्चों को शामिल किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसने आपने ध्यान जरूर रखना है। नेक्स्ट है हमारा इको टूरिज्म परियोजना, इसकी शुरुआत 2012-13 में की गई थी। और इसका उद्देश्य भी वृक्षारोपण है। और यह मोरनी पहाड़ियाँ और जो यमुनानगर में कालेसर जंगल है वहाँ पर की गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सरकार के द्वारा ठोस कदम उठाए गए थे। अब हम जो अन्य फैक्ट हैं उनको जानते हैं। देखिए कि चैंपियन व सेठ के अनुसार हरियाणा में मुख्यतः 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये किसी के नाम हैं भूगोलविद के, चैंपियन और सेठ। इनके अनुसार हरियाणा में मुख्यतः 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं और जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। देखिए ये यहाँ पर मैंने 5 प्रकार के वन लिखे हुए हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं और दो प्रकार में जिनमें उन वर्गों में उनको बांटा गया है वो लिखा गया है। ठीक है, देखिए एक है हमारे शुष्क पतझड़ वन। जो हमारे शुष्क पतझड़ वन, नमी वाले वन, डाक वाले वन, शुष्क मरुस्थलीय वन और उष्ण कटिबंधीय वन, ये आपको ध्यान रखने हैं। जो ये 2 प्रकार हैं ये होता है एक उष्ण कटिबंध या शुष्क पतझड़ वन और एक है हमारा उपोष्ण कटिबंध या पाइन वन। ठीक है, जो हमारे उष्ण कटिबंध या शुष्क वन है इनकी जो यह वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं 20 से 44 सेंटीमीटर, जहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में उष्ण कटिबंध या शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से पेड़ उगाए जाते हैं, जैसे कि शीशम, आम, सफ़ेदा, केर, नीम, बबूल
आदि यहाँ पर क्या किए जाते हैं, पेड़ उगाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वाले क्षेत्र में। ठीक है, अब आगे है हमारा उपोष्णकटिबंधीय पाइन वन, जहाँ यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक क्या होती है, वर्षा वाला क्षेत्र होता है। और यहाँ पर कौन कौन से पेड़ उगाए जाते हैं, जैसे कि चीड़, देवदार, खैर, कचनार, साल, हरड़ आदि के पेड़ यहाँ पर उगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चैंपियन और शेठ के अनुसार हरियाणा को 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं और इन्हें 2 प्रकार के वर्गों में बांटा गया है। ये आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो हमारे हरियाणा में वनों का विस्तार है उसको थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। ठीक है, हरियाणा में वनों का विस्तार 1780 किलोमीटर स्क्वायर है, ये आपको पता है। और यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 4.03% है। और यह 2018-19 की जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और डाटा को आपने ना अच्छे से अपने माइंड में सेट करना है, क्योंकि जो डाटा है, डाटा वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो उसमें गलती कर देते हैं और वो 1 या 2 मार्क्स से क्या रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो आपने जो डाटा है, डाटा को बार बार उसको रिवाइज करना है। ठीक है, उसको नोट डाउन करना है, फिर उसको रिवाइज करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला तो कौन सा है, तो ये हमारा पंचकुला है। 382 किलोमीटर यहाँ पर क्या है, सुकेर क्या है, वन है। ठीक है, पंचकुला में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला है। और जो हमारा सेकंड है वो हमारा यमुनानगर है, यहाँ पर 228 किलोमीटर सुकेर वन है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा पंचकुला है, यमुनानगर है, ये शिवालिक श्रेणी में आते हैं और यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, जल्दी उग जाते हैं। ठीक है, आगे हमारा है सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो जिला है, जो सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाए तो पंचकुला हो जाएगा, और अगर सबसे कम पूछ लिया जाए तो हमारा पलवल हो जाएगा। और पलवल क्या कितने % में है, 29.49 किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है, हमारे वन है। ठीक है, सबसे कम 1% वाला जिला हमारा फरीदाबाद है, 0.71%। तो ये जो हमारे 4 क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर, ये आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं, अपने माइंड में सेट कर लेने हैं। अगर ज़्यादा वन वाला क्षेत्रफल वाला जिला पूछ लिया जाए तो पंचकुला 382 किलोमीटर स्क्वायर, और अगर कम पूछ लिया जाए तो पलवल 29.49 किलोमीटर स्क्वायर, और सबसे कम 1% वाला जिला पूछ लिया जाए तो फरीदाबाद 0.71%। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला वृक्ष। देखिए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो वृक्ष पाया जाता है वो यूकेलिप्टस का पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सफ़ेदा बोलते हैं। ठीक है, और जो बोलते हैं ना कि सफ़ेदा, ये बोलते हैं जो सफ़ेदा है वो हमारी जो पृथ्वी है उसके लिए सही नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि जिसके सफ़ेदे के आसपास जो जल होता है वह उसको जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो इसको कृषि के लिए उपयोगी नहीं माना जाता है सफ़ेदे को। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सफ़ेदा ही पाया जाता है, जिसको हम यूकेलिप्टस भी बोलते हैं। ठीक है, कलोनन सफेदा संवर्धन केंद्र की स्थापना ज्योठी कला कुरुक्षेत्र में की गई है। ये में भी आपके लिए न्यू क्वेश्चन हो सकता है। आपने हरियाणा के ही जो जीके है उसमें इसको ऐड कर लेना है। जो कलोनल सफ़ेदा संवर्धन केंद्र की स्थापना ज्योठी कला कुरुक्षेत्र में की गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपसे ज़्यादा कौन सा वृक्ष पाया जाता है ये पूछ सकते हैं, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा घास कौन सी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो घास है हरियाणा में सरकंडा पाई जाती है। और जो ये सरकंडा है, सरकंडा जो हमारे मुड्डे होते हैं जिन पर हम बैठते हैं, वो बनाने के काम आते हैं। और जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको मुड्डा समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो अच्छे से समझ सकते हैं कि मुड्डा किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हरियाणा के कुल वन क्षेत्र का लगभग 20% भाग संरक्षित क्षेत्र यानी कि कंजर्वेशन एरिया 2018-19 की वन रिपोर्ट के अनुसार है। और यह कितना है, 1780 किलोमीटर स्क्वायर है। और पूरे जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना है, 4.03% है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो कुछ संरक्षित क्षेत्र हैं उसमें क्या क्या संरक्षित किया गया है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए, जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेशनल पार्क कितने हैं तो 2 हैं। वो मैं आपको आगे चलकर बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगी। ठीक है, आगे आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में वन्य प्राणी विहार यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है,
तो देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ लिया जाए और अगर ऑप्शन में 8 ना दिया गया हो, 7 दिया गया हो, तो आपको 7 पर टिक करके आना है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा अबूब शहर हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य प्राणी विहार था, उसको वन्य प्राणी विहार से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एट प्रेजेंट हमारे हरियाणा में 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे है हमारा सामुदायिक आरक्षण यानी कि कम्युनिटी रिजर्व। यहाँ पर 2, ये कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। आ गया संरक्षित आरक्षण, ये भी हमारे 2 है। और पूरे हरियाणा में चिड़ियाघर कितने हैं, 3 हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रजनन केंद्र यानी कि ब्रीडिंग सेंटर, और फिर हमारा डियर पार्क यानी कि हिरण पार्क, ठीक है। इसको इतने पार्ट्स में संरक्षित किया गया है। राष्ट्रीय पार्क, वन्य प्राणी विहार, सामुदायिक आरक्षण, संरक्षित आरक्षण, चिड़ियाघर, प्रजनन केंद्र और हिरण पार्क, ठीक है। अब मैं इन सब को आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको हमारे हरियाणा में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं यानी कि नेशनल पार्क हैं, उनको पढ़ाती हूँ। देखिए सबसे पहला हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। यह प्रदेश में सर्वप्रथम इको पार्क है और इसे पक्षियों का स्वर्ग स्थान कहा जाता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है, इसको पक्षियों का स्वर्ग स्थान कहा जाता है। इसकी जो स्थिति है, मतलब ये कहाँ पर स्थित है, यह सुल्तानपुर गाँव में फर्रुखनगर तहसील में और गुरुग्राम जिले में स्थित है। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है और आपको गुरुग्राम भी ऑप्शन में दिया गया हो, फर्रुखनगर भी ऑप्शन में दिया गया हो और सुल्तानपुर भी ऑप्शन में दिया गया हो और ये दिया गया हो इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या करना है, सुल्तानपुर पर टिक करके आना है। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है वो ये देखना चाहता है कि देखिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट का सभी को पता होता है कि ये इस डिस्ट्रिक्ट में है, ये इस डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत सबसे छोटा जो आता है एग्जामिनर उस पर फोकस करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पर है तो आपको सुल्तानपुर गांव में टिक करके आना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, सबसे पहले इसकी स्थापना 1971 में की गई थी और एक भारत के बर्डमैन कहे जाते हैं डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से की गई थी और इसके बर्ड सेंचुरी या पक्षी विहार के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और जो हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है, इसका जो वास्तविक संस्थापक है वह पीटर जैक्सन है और यह इंग्लैंड के हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो बताते हुए चल रही हूँ, तो आपने इनको बिल्कुल ध्यान से देखना है और वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, ठीक है। आगे है 1972 में इसे जो जलीय जीव है उनके लिए आरक्षित कर दिया गया था और 5 जुलाई 1991 को इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया गया था। इसका जो विस्तार है वह है 352.17 एकड़ में ये फैला हुआ है और हरियाणा में यह सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है सुल्तानपुर झील। अगर आपसे पूछ लिया जाए सुल्तानपुर झील कहाँ पर है, तो यह प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं इसी झील पर और यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और प्रवासी पक्षियों में भी कौन से पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, वो है साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और पक्षियों की खूबसूरती को निहारने के लिए यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, 4 वॉचिंग टावर बनाए गए हैं। हम ऊंचे टावरों पर चढ़कर जो नीचे जो पक्षी हैं उनकी क्या है, सुंदरता को, खूबसूरती को देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड नेशनल पार्क है वो हमारा कलेसर राष्ट्रीय पार्क है, यह यमुनानगर में है। और जो हमारा सुल्तानपुर था वो कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारा कलेसर राष्ट्रीय पार्क है, इसको राष्ट्रीय पार्क का जो दर्जा दिया गया था वह 8 दिसंबर 2003 को दिया गया था। इसका जो विस्तार है वह 11,570 एकड़ में है और यह हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। देखिए हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। जो कलेसर वाला यमुनानगर वाला है यह सबसे बड़ा है और जो सुल्तानपुर वाला गुरुग्राम में है वह सबसे छोटा है, ठीक है। इसका जो नामकरण है वह कालेश्वर महादेव मंदिर के कारण किया गया है। और उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है उसके साथ इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है। और जब उसके साथ इसकी सीमा लगती है तो जिम कॉर्बेट में जो शेर वगैरह हैं, चित्ते वगैरह हैं, यानी कि जो जंगली पशु है वो क्या हो जाते हैं, कभी कभार इस जो हमारा कालेश्वर राष्ट्रीय पार्क है इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको नेशनल पार्क करवा दिए हैं, अब हम आपको
वन्य प्राणी विहार पढ़ाती हूँ। जो हमारे वन्य प्राणी विहार है ये पहले 8 थे, लेकिन अब 7 हो चुके हैं। 7 कौन से रह गए हैं वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल वाइज पढ़ाऊँगी। जो हमारा अबूब शहर है वन्य प्राणी विहार, इसको 14 मार्च 2018 को यहाँ से वन्य प्राणी विहार से यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट है हमारा नाहर वन्यजीव अभयारण्य। देखिए बहुत सी जगह ये नाहर लिखा हुआ होता है और बहुत सी जगह ये नाहड़ लिखा हुआ मिलता है, तो आपको कुछ भी मिले तो आपको ये ध्यान रखना है। नाहर वन्यजीव जो हमारा अभयारण्य है यह रेवाड़ी कोसली में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और इसका विस्तार है जो वो 522 एकड़ में फैला हुआ है। और आपको देखिए ध्यान रखना है, जो अभयारण्य है वो ऐसे लिखा जाता है ए ब य आ र अण य। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है। और एक बार हिंदी की शुद्ध वर्तनी में ये पूछा गया है। और देखिए मैं आपको संधि विच्छेद करके दिखाती हूँ। अभय प्लस अरण्य। अभय का अर्थ होता है बिना डर के और अरण्य का अर्थ होता है जंगल में। तो बिना डर के जंगल में घूमना क्या कहलाता है, हमारा अभयारण्य ही कहलाता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभयारण्य को आपने बिल्कुल अच्छे से देख लेना है वर्तनी में, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपका 1 नंबर बन जाएगा। ठीक है, आगे जो हमारा है सेकंड जो है वह है बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। इसकी स्थापना पंचकुला में की गई थी और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद हमारा बिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है, यह झज्जर में है और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। आगे हमारा खप्पड़वास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर में है, इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। उसके बाद हमारा छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य है, सियोठी कला कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इसका विस्तार 71 एकड़ में फैला हुआ और यह हरियाणा का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है तो हमारी छिलछिला है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कलेसर वन्यजीव अभयारण्य है, यह यमुनानगर में है। जो इसकी स्थापना है वह 1996 में की गई थी और इसका विस्तार 13,209 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, और 2000 में इसमें 222 एकड़ और जोड़ दिया गया है। तो अब वर्तमान में जो इसका जो विस्तार है वो कितना हो गया है, 13,431 एकड़ हो गया है। ठीक है, और वर्तमान में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हमारा कालेसर वाला है और सबसे छोटा हमारा सिलसिला कुरुक्षेत्र वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, वो पाया जाता है लाल जंगली मुर्गा, चितकबरी बिल्ली, भौंकने वाला हिरण और यहाँ के क्या है प्रमुख जंतु हैं। ठीक है, और एकमात्र वन्य प्राणी है जो विहार जो प्रदेश का राष्ट्रीय पार्क भी है। जो हमारा कलेसर वन्यजीव अभयारण्य है यह एकमात्र ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो हमारा प्रदेश का नेशनल पार्क भी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट है खोल ही रेतान, यानी कि खोल ही रेतान वन्यजीव प्राणी अभियान पंचकुला मोरनी में है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी और साल के वृक्ष सबसे ज़्यादा इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हमारे 7 कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको यहाँ पर जो हमारे 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी वो 7 की 7 बता दी हैं। और जो हमारी अबूब शहर है जो हरियाणा की सबसे बड़ी थी उसको हटा दिया गया है और अब कौन सी हो गई है, ये हो गई है कलेसर वाली हो गई है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामुदायिक आरक्षण क्षेत्र है, ये कौन सी, इसकी संख्या 2 है। एक है अबूब शहर सिरसा में, इसका विस्तार 28,49 एकड़ में फैला हुआ है, ये सबसे छोटा है। और सेकंड है हमारा गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है, यह 89 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आरक्षित क्षेत्र है। देखिए आपके लिए वीडियो लॉन्ग जरूर हो सकती है लेकिन आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे हमारा संरक्षित आरक्षित क्षेत्र है, इसकी संख्या 2 है। एक है हमारा सरस्वती संरक्षित क्षेत्र, यह कैथल और कुरुक्षेत्र में है। देखिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सरस्वती संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है तो आपने पढ़ रखा है जो सरस्वती नदी है वो कुरुक्षेत्र के किनारे थी, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो ज़्यादातर विस्तार है वह कैथल जिले में है
और कम विस्तार इसका कुरुक्षेत्र में है। अगर आपको कैथल और कुरुक्षेत्र साथ में देता है तो आपको कैथल पर टिक करके आना है, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है वो सियोसर जंगल भी है, इसको सियोसर जंगल भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बीरबारा संरक्षित क्षेत्र, ये हमारे जींद में है। अब हमें ना जो हरियाणा में चिड़ियाघर है उनको देखते हैं। हरियाणा में देखिए आपको टोटल 3 चिड़ियाघर मिलेंगे, तो वो कौन कौन से हैं देखिए। एक हमारा भिवानी चिड़ियाघर है, इसकी स्थापना 1982 और 1983 के बीच में की गई थी, ठीक है। और यह प्रदेश का प्रथम व सबसे छोटा चिड़ियाघर है और इसे लघु चिड़ियाघर भी बोला जाता है, ठीक है। जो हमारा भिवानी वाला चिड़ियाघर वाला है, यह भिवानी चिड़ियाघर है, यह जो हमारे हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर है। इसकी स्थापना 1982-3 में की गई थी, ठीक है। आगे हमारा रोहतक चिड़ियाघर है, इसकी स्थापना 1985-86 में की गई थी और यह हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, ठीक है। उसके बाद हमारा पिपली चिड़ियाघर है, और यह कहाँ पर है, इसकी स्थापना 1985-86 में की गई थी और यह ब्लैक बक प्रजनन केंद्र यहाँ पर है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ा जू कौन सा है तो वो रोहतक चिड़ियाघर में है, तिलियार में है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा कौन सा है तो वो हमारा भिवानी चिड़ियाघर है, ठीक है, भिवानी वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिरण पार्क जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ एक हिरण पार्क है और वह हिसार में है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और यह दानसू कोई गांव है हिसार में, उसके करीब है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम प्रजनन केंद्र को देखते हैं और यहाँ से हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। या तो आपसे प्रजनन केंद्र दे के पूछ लेगा, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ लेगा, या फिर नेशनल पार्क पूछ लेगा, चिड़ियाघर पूछ लेगा, डियर पार्क पूछ लेगा, कुछ भी पूछे। अगर एग्जामिनर यहाँ से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर उठाता है तो इस वीडियो को आपने ध्यान से जरूर देखना है, ठीक है। आगे अब हम प्रजनन केंद्र को पढ़ते हैं। देखिए आगे है चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये हमारा केरू भिवानी में है। इसके बाद चिंकारा व मयूर प्रजनन केंद्र हमारा झाबुआ रेवाड़ी में है। इन दोनों में आपने डिफरेंस करना है, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया जाए सिंपल चिंकारा प्रजनन केंद्र बोला जाए तो ये हमारा केरू भिवानी में है, और अगर आपसे चिंकारा व मयूर प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो ये हमारा झाबुआ रेवाड़ी में है। उसके बाद हमारा फिशेंट यानी कि तितर प्रजनन केंद्र, ये हमारा मोरनी पंचकुला में है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पंचकुला में है। आगे चिड़िया प्रजनन केंद्र, ये 2 जगह पर है, एक मोरनी में एक बरवाला में, और ये दोनों कहाँ पर है, पंचकुला में है, ठीक है। आगे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरशेदा गांव कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। आगे ब्लैक बक यानी कि काला हिरण प्रजनन केंद्र पिपली कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट हमारा हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र, ये बंसतौर यमुनानगर में है और ये हाथियों के लिए हरियाणा में केवल एक ही है ये अनुसंधान केंद्र, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र हमारा सिरसा में है और गिद्ध पुनर्वास एवं संरक्षण केंद्र हमारा पिंजौर पंचकुला में है और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। और यहाँ पर जो प्रजाति पाई जाती है वह व्हाइट बैक्ड नाम की प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। और जो हमारे गिद्ध हैं, गिद्ध को हम पर्यावरण का मित्र कहते हैं, और यहाँ पर जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं वाइट बैक्ड, हिमालयन ग्रिफान, सिलेंडर बिल्ड और लॉन्ग बिल्ड, ये यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती हैं गिद्धों की, ठीक है। और एशिया में सबसे ज़्यादा गिद्ध यहीं पर पाए जाते हैं। गिद्ध पुनर्वास एवं संरक्षण केंद्र पिंजौर पंचकुला में, ठीक है। आगे है देखिए, ये कुछ कंपनियां हैं, इन्होंने क्या किया है, जो गिद्धों का ये संरक्षण करने के लिए कुछ हेल्प किया है। ये कंपनियां आपने देख लेनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये बस इतनी ही हमारी आज की वीडियो थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।